हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह जेआरएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स पहला फिजिक्स देख रहे हैं, फर्स्ट फिजिक्स, और उसमें बच्चों हम लोग देख रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, पहला जो चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने बच्चों आवेश के बारे में पढ़ा, आवेशों का जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा। हम लोग बच्चों पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, क्या होता है, आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा था। पहला जो आवेश था, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा बच्चों हम लोग योज्यता पढ़े थे, मतलब आवेश जो होता है अगर उन्हें जोड़ना घटाना हो तो वो अलजेब्रिक नियम का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों। और जो तीसरा था हम लोगों का, तीसरा बच्चों हम लोगों का था क्वांटाइजेशन, आवेशों का क्वांटीकरण। ये 3 हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग को चौथी प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है बच्चों। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लें, या आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, आप वहाँ से देख लें। ठीक है बच्चों। आप देख लेंगे, आपका बेस बन जाएगा, चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, आइए देखते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है बच्चों हम लोग की है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, मतलब चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं, ठीक है, इसकी बात है। तो बच्चों क्या है, चार्ज कंजर्व, आवेश संरक्षित होता है। अब जैसे देखें यहाँ पर किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड, मतलब जहाँ पर कोई पर ना मार सके, ना आ सके ना जा सके, मतलब ना उत्पन्न हो सके ना जा सके। अब कोई चीज़ जैसे हम लोग क्या, हम लोग आइसोलेटेड है, आइसोलेट है, तो वहाँ पर जो आवेश, कुल आवेश होगा, जो टोटल आवेश होगा वो बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। ठीक है बच्चों। अब अगर इस आधार पर कहा जाए तो बच्चों जो आवेश होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बच्चों नष्ट कर सकते हैं। क्या बच्चों आप किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप वहाँ पर आवेश को नष्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। बच्चों सही बात, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ट्रांसफर से क्या होता है, उस पर आवेश आता है। क्या बच्चों आवेश को प्रोड्यूस आप कर सकते हो? नहीं बच्चों, वहाँ पर हम आवेश को हम क्या करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से वहाँ पर आवेश आ जाता है। अगर जाता है तो धन आवेश, अगर आता है तो ऋण आवेश, आप लोगों ने देखा है। तो ये बच्चों क्या था, चौथी प्रॉपर्टी। बच्चों अब अगली प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखेंगे, आवेश पर वेग का प्रभाव। पांचवा जो प्रॉपर्टी है, आवेश पर वेग का प्रभाव। बच्चों वेग का प्रभाव, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है आवेश पर। तो बच्चों किसी वस्तु पर आवेश है, मान लो ये वस्तु है, इस पर आवेश है, ये विराम में है, तो इस पर जितना आवेश है उतना ही रहेगा। अगर हम इसे स्पीड में ऐसे इसको क्या करें, गति कराएं, तो इस पर आवेश की मात्रा बदलती नहीं है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो उस पर वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर अगर बच्चों आवेश है तो वो उसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, वेग पर, आवेश पर वेग का प्रभाव। ठीक है बच्चों। अगला जो अगला प्रॉपर्टी है, कौन सा, 6 नंबर, वो है आवेश सदैव द्रव्यमान युक्त होता है। देखते हैं बच्चों आवेश द्रव्यमान युक्त होता है कि नहीं, जरा समझते हैं। तो जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है बच्चों, आवेश सदैव
द्रव्यमान युक्त होता है। द्रव्यमान युक्त का मतलब आवेश में द्रव्यमान हमेशा होता है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं आवेश किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से अगर इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उस पर बच्चों क्या होता है, आवेश आता है, तो द्रव्यमान का प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अगर बच्चों हम यहाँ बात करें, मान लो एक ये वस्तु है, समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। एक ये वस्तु है और इस वस्तु, अगर ये वस्तु है तो बच्चों इसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा कि नहीं, बताओ बच्चों। एक ये वस्तु है, इसमें 100% द्रव्यमान होगा, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि बच्चों इस पर आवेश हो। ठीक है, कोई वस्तु है उस पर जरूरी नहीं कि आवेश हो, लेकिन 100% द्रव्यमान होगा। लेकिन बच्चों हमने कह दिया एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, अगर बच्चों इस पर आवेश है, इस पर आवेश है, तो बच्चों इस पर 100% बच्चों क्या होगा, द्रव्यमान होगा। समझ में आया बच्चों। तो यही बच्चों है कि कोई वस्तु है अगर उस पर आवेश है तो 100% उसमें द्रव्यमान होगा, लेकिन कोई वस्तु उसमें द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आवेश होता है वो सदैव द्रव्यमान युक्त होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं बच्चों, जरा एक चीज को और देखते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां बात करते हैं, जैसे मान लो आप जानते हो ये एक वस्तु है। अब ये बच्चों वस्तु है तो ये क्या है, उदासीन। क्या है बच्चों, उदासीन। कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप में बच्चों क्या होती है, उदासीन होती है। अगर ये वस्तु उदासीन है और इसी वस्तु पर अगर बच्चों ऋणात्मक आवेश आ जाए तब क्या होगा, या इसी वस्तु पर बच्चों धनात्मक आवेश आ जाए तब क्या होगा। तो बच्चों अगर उदासीन है, मान लो ये जब उदासीन है तो इसका जो द्रव्यमान है वो बच्चों कितना है, m है। कितना है, m। तो अब बताओ बच्चों, किसी वस्तु पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब ये बताओ बच्चों कि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आता है, बताइए। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब आता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन वहां से गया तो द्रव्यमान भी साथ में जाएगा कि नहीं, आपने पढ़ा ना, आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा। ठीक है, आपने पढ़ा कि आवेश है तो द्रव्यमान उसमें होगा, 100% है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां से गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से गया है तो इस पर कैसा आवेश आया, धनात्मक आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन गया तो बच्चों द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश आता है तो उसके द्रव्यमान में बच्चों क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी। समझ में आ गया बच्चों। तो उसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आवेश वाले पर क्या माने, स्मॉल m, हम कह सकते हैं यहाँ ये जो स्मॉल m होता है वो हमेशा कैपिटल M से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब बच्चों ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर कब आता है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है। अब बच्चों अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन गया है तो वहाँ द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा। अगर द्रव्यमान लेके जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर किसी वस्तु पर यहाँ द्रव्यमान की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि, अधिकता, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल m किससे बड़ा होगा, कैपिटल M से। ठीक है, तो मतलब हमने कहा कि मान लो हमारा द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और हम पे बच्चा अगर धनात्मक आवेश आ जाएगा तो हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चों हम पे ऋणात्मक आवेश आ गया तो हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पहले की अपेक्षा। क्लियर हो बच्चों, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देख। अब ये प्रॉपर्टी था, ठीक है बच्चों, ये क्या था, प्रॉपर्टी था। अब बच्चों हम लोग मात्रक की बात करते हैं, आवेश का मात्रक। ठीक है बच्चा, तो हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। तो बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हम लोग फिजिक्स में 3 प्रकार से
क्या कहते हैं मात्रक को पढ़ते हैं, एक एसआई मात्रक, एक एमकेएस और एक सीजीएस। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग एसआई यूनिट देखें, अगर हम लोग बच्चों एसआई यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम होता है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, और इसे बच्चों स्मॉल सी से लिखते हैं। ठीक है, कूलाम। ठीक है बच्चों, सी से। तो ये बच्चों सी क्या हो गया, कूलाम हो गया। हम लोग बच्चों एमकेएस करते हैं और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, सीजीएस बच्चों अगर मात्रक देखें, सीजीएस मात्रक क्या होगा सीजीएस सिस्टम में, तो बच्चों इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है बच्चों, हिंदी में से स्टेट कूलाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे स्टेट कूलाम कहते हैं, या इसी को स्टैटिक कूलाम भी कहते हैं। तो स्टेट कूलाम बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी स्टेट कूलाम, और इसको शॉर्ट में ईएसयू कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बच्चों इसे स्थिर वैद्युतिकी मात्रक कहेंगे। ठीक है, अब अगर इसका मैग्नेटिक यूनिट देखें तो ईएमयू होता है, अगर अदर यूनिट में देखें तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इसे बच्चों ईएमयू कहते हैं। तो ये बच्चों क्या था, ये आपका क्या कहते हैं एसआई सिस्टम में मात्रक था। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में कूलाम, एमकेएस में एम्पियर इंटू सेकेंड और सीजीएस में स्टेट कूलाम। ठीक है बच्चों, स्टेट कूलाम। तो कोई भी अगर पूछे तो आप बच्चों आसानी से बता सकते हो आवेश के क्या मात्रक होते हैं। आइए बच्चों जरा देखते हैं अदर यूनिट देखते हैं। ठीक है बच्चों, अदर यूनिट देखते हैं, अदर यूनिट। तो बच्चों अदर यूनिट में स्मॉल रूप में लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं मिली कूलाम, मिली कूलाम, इसे बच्चों हम लोग एमसी कहते हैं। हम लोग बच्चों लेते हैं माइक्रो कूलाम, जैसे बच्चा हम लोग को जरूरत रहती है वैसे हम लोग कहते हैं माइक्रो कूलाम। अक्सर बच्चों हम लोग यही लेते हैं, माइक्रो कूलाम का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, माइक्रो कूलाम का ही हम लोग यूज करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, देखेंगे एक कूलाम में बच्चों होता है 3 गुणित 10 घात तो 9 स्टैटिक कूलाम होगा। स्टैटिक कूलाम या स्टैट कूलाम। ठीक है बच्चों, ये होता है। और अगर देखा जाए तो एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या होता है एब कूलाम। तो ये बच्चों आवेश का कुल क्या था बच्चों, मात्रक था। ये मात्रक के बारे में बात था। ठीक है, तो आवेश का क्या क्या मात्रक हो सकता है आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, हमने एक चीज़ की बात किया, आवेश और द्रव्यमान की बराबर बात हो रही है। तो कई बार पूछा ये गया है कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो उसे लाइक जरूर करें बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करो, दोस्तों के पास शेयर करो, आप उनसे कहो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। बच्चों मैं आपका पूरा नोट्स कंप्लीट कराऊंगा, आप घबराइएगा मत। तो ये आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ बच्चों हम लोग लिख लेते हैं आवेश, एक तरफ बच्चों हम लोग लिख लेते हैं आवेश, और दूसरे तरफ हम लोग लिख लेते हैं बच्चों क्या, द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो जो पहला अंतर है वो क्या है बच्चों, सबसे पहले जो आवेश होता है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि होता है। यह एक
व्युत्पन्न राशि होता है, यह एक व्युत्पन्न राशि होता है। और ये द्रव्यमान बच्चों क्या होता है, यह एक मूल राशि होता है, मूल राशि होता है। बच्चों व्युत्पन्न राशि की बात क्या होती है बच्चों व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि बच्चों ऐसी राशि है जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसे बच्चों क्या कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं, आप जानते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतियुक्त पदार्थ की मात्रा। तो ऐसी राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो उसे क्या कहेंगे, मूल राशि है। और व्युत्पन्न राशि है, मूल राशियों से जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, मूल राशि। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बात करते हैं दूसरा क्या है, आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। मतलब किसी वस्तु पर द्रव्यमान, किसी वस्तु पर आवेश है उसमें द्रव्यमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। क्लियर है बच्चों। तीसरी जो बच्चों डिफरेंस है वो क्या है, आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। आपने बच्चों देखा कि जो आवेश होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान सदैव हमेशा धनात्मक होता है, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है बच्चा, जो आवेश होता है वो हमेशा वो धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है बच्चों, अगला बात करते हैं बच्चों, आवेश वेग पर निर्भर या डिपेंड नहीं करता। बच्चों अभी हमने प्रॉपर्टी बताया, जो आवेश होता है वो वेग पर डिपेंड, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप जितना उसका वेग बढ़ा दो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान वेग पर डिपेंड या निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो अगर वेग को कम ज़्यादा करोगे तो वस्तु का द्रव्यमान बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग अंतर देखते हैं, दो आवेशों के बीच बच्चों आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं। बच्चों आप जानते हो दो आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन बच्चों दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, बताओ बच्चों, जिसमें F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर। आप जानते हो दुनिया की सारी चीज़ें अगर दो वस्तु है उनमें द्रव्यमान है तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित प्रतिकर्षित, उन्हें आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आवेश और ये द्रव्यमान, पहला आवेश व्युत्पन्न राशि है और ये मूल राशि। दूसरा आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता लेकिन द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है।
आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान जो होगा वो केवल और केवल धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बच्चों अगर वेग को कम ज़्यादा करोगे द्रव्यमान बदल जाएगा, मतलब जो द्रव्यमान है वो वेग पर डिपेंड करेगा। अगला बच्चों, दो आवेश है उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन दो द्रव्यमान है उनके बीच केवल और केवल आकर्षण बल लगेगा। तो ये बच्चों क्या था, अंतर था। ठीक है बच्चों, अगली जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों जो अगला हम लोग का टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि, आवेशन की विधियां। ठीक है बच्चों, आवेशन क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है। आप लोग तो बच्चों मोबाइल को खूब लगा के चार्ज किए हो, का तो मोबाइल चार्जिंग में लगा है। तो बच्चों किसी वस्तु पर आवेश का आना या वहां से आवेश का जाना ही बच्चों क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आना या जाना क्या बच्चों कहलाता है, चार्जिंग। तो किसी वस्तु पर आवेश आता है तो वही बच्चों क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, और बच्चों इसकी कुल 3 विधियां हैं, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और बच्चों इंडक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, तो पहला जो मेथड है आवेशन की विधियां, जो पहला मेथड है बच्चों वो क्या है, फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। दूसरा बच्चों है चालन विधि, चालन विधि, इसे बच्चों कहते हैं कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। और तीसरा बच्चों है प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, इसे बच्चों कहते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, प्रेरण विधि। अब बच्चों अगर देखा जाए तो ये दोनों कांटेक्ट मेथड हैं, कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड का बच्चों मतलब क्या है कि अगर दो वस्तुओं से आवेश आ रहा है तो उनके बीच में संपर्क जरूर होगा, लेकिन बच्चों ये क्या होता है, नॉन कांटेक्ट मेथड है, नॉन कांटेक्ट मेथड है। मतलब जैसे हम लोगों ने कहा कि एक दूसरे को बच्चों हम लोग ये दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ते हैं तो इनमें कैसा आवेश आ जाता है, तो ये घर्षण मेथड हो गया। कंडक्शन मेथड में मतलब जो एक वस्तु जिस पर आवेश है और एक वस्तु जिससे आवेश आएगा, दोनों को हम टच कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे, तभी उस पर आवेश आएगा। लेकिन इसमें ये एक ऐसा मेथड है जिस पर हम संपर्क नहीं कराते, दो वस्तु एक दूसरे को संपर्क नहीं करती, फिर भी आवेश का आदान प्रदान हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें बच्चों, और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।